कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। यदि आपकी अभी भी स्टडी बेटर नहीं हो पाई है, बेस्ट नहीं कर पाए हैं, तो आप लोगों के लिए सिर्फ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। वो प्लेटफॉर्म हमारा हेमंत सिंह लेक्चर्स, ये हमारा लर्निंग ऐप है, एप्लीकेशन है, जिसे आप लोग प्ले स्टोर से मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपके लिए PDF मिलेंगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगे, सारे मॉडल पेपर जो सॉल्व कराए हमने वो मिलेंगे, और ऑल टाइप से आपके डाउट जो वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप लोग जाइए प्ले स्टोर पर, हेमंत सिंह लेक्चर्स नाम की एप्लीकेशन को सर्च कीजिएगा, उसे इंस्टॉल कीजिएगा। उसमें आपके लिए एडवांस में स्टडी कराने का हमारा जो वादा है वो पूरा करेंगे हम, और कोई भी क्वेरी है उसके लिए हम सब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हमारी जिम्मेदारी होगी। यूनिट नंबर 4 हमारा आ गया। फॉर्म देख लेते हैं क्या है। उपनिवेशवाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना है कि उपनिवेशवाद की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के प्राकृतिक, आर्थिक तथा मानवीय संसाधनों का प्रयोग कर अपने हितों के लिए पूर्ति करता है, और इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वे उपनिवेश राष्ट्र का नियंत्रण जो है स्थापित करता है। क्वेश्चन अगला है, बी उपनिवेशीकरण क्या होता है। बी उपनिवेशीकरण क्या कहलाता है? वो कहलाता है कि जहाँ एक राष्ट्र निर्माण करता है या एक राष्ट्र का निर्माण होता है जो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, उपनिवेशीकरण के कारण क्या होते हैं। किन वजहों से, किन कारणों से क्या बी उपनिवेशीकरण होता है। तो साम्राज्यवाद का कमजोर हो जाना, जब साम्राज्य कमजोर हो जाता है तो बी उपनिवेशीकरण की आवश्यकता होती है, वो पड़ जाता है। सेकंड पॉइंट है, साम्राज्यवाद विरोधी दलों की एकजुटता के कारण भी बी उपनिवेशीकरण अपनाना पड़ता है। नंबर 3 है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, इसकी वजह से भी बी उपनिवेशीकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब याद रखिएगा, नव उपनिवेशवाद क्या है। नव उपनिवेशवाद है विकसित देशों द्वारा विकासित देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किए जाने वाले हस्तक्षेप को ही हम क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं या उसको कहा जाता है। और यूनिट नंबर 5 हमारा है, ब्रिटिश संविधान की विशेषता क्या है। ब्रिटिश संविधान की विशेषता क्या है, महत्व क्या है, गुण क्या है। तो वो है या उपयोगिता क्या है। विकसित संविधान है इनका, आलेखित संविधान है, लचीला संविधान है, और ब्रिटिश संविधान कैसा है, संयम और विवेक का शिशु है। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर है, संसदात्मक प्रजातंत्र है ये, संसद की प्रभुसत्ता है, धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है ये, हमारे यहाँ का धर्मनिरपेक्ष संविधान है इंडिया का। मिश्रित संविधान है, एकात्मक शासन है, और विधि का भी शासन है। ये क्या है, ब्रिटिश संविधान की विशेषताएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश संविधान के अभिसमय से आप क्या समझते हैं। तो अभिसमय ब्रिटिश संविधान के वे आधारभूत नियम हैं जिनके शासन का संचालन होता है। डाइसी ने उन्हें संविधान संबंधी नैतिकता के आदेश की संज्ञा दी गई है, और मिल ने उसको संविधान का आलेखित संविधान कहकर पुकारा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश संविधान का राजमुकुट क्या है, ये पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधान के राजमुकुट में भेद स्पष्ट, यानी कि ब्रिटिश राजा और राजमुकुट में स्पष्ट कर दिए क्या अंतर है ये। तो राजा एक व्यक्ति होता है जो एक विशेष राजपद पर आसीन होता है। ठीक है। इसके विपरीत राजमुकुट एक संस्था है, और ये शासन सत्ता का प्रतीक है, जिससे विधायी, प्रशासनिक व न्यायिक तीनों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। किसी के लिए, राजमुकुट के लिए। अब लाट सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये पूछ सकता है क्या लाट सभा होती है। तो ब्रिटिश सदन के उच्च सदन को हम लाट सभा कहते हैं, और यह जो एक प्रकार का वंशानुगत सदन है। इसे ब्रिटेन के निवासियों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का ही प्रतीक कहा जाता है। लाट सभा के सदस्य धनी और उच्च वर्ग के होते हैं। ठीक है। लाट सभा की सदस्य संख्या क्या होती है, निश्चित नहीं होती है, कितने भी उसमें आ सकते हैं। इसके सदनों की सदस्यों की संख्या जन्म और मृत्यु से घटती बढ़ती रहती है। लाट सभा के सदस्यों को 3 वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक लाट सभा, वंशानुगत यानी कि पैतृक पियर लाट सभा, और आजीवन पियर। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की वास्तविक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो कैसी होती है, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको देख लीजिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार के नक्षत्रों के बीच चंद्रमा की होती है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था की विधि का महत्व बताइए। ये हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, इसमें सेकंड जो 6 यूनिट है वो ये कह रही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान विशेषताएं देखिए। निर्मित संविधान है, ये भी लिखित संविधान है, विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है, कठोर संविधान है, संविधान की सर्वोच्चता भी है, लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है,
संघात्मक शासन व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, शक्तियों का पृथक्करण। तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं यही क्वेश्चन मैंने ऊपर बताए हैं कि अगर ये लॉन्ग में पूछ ले तो इन्हीं पॉइंट के लिए आप लोग डालेंगे और अंडरलाइन करने के बाद में उसके आगे से इसकी डिटेल लिख देंगे, लॉन्ग क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और इस प्रकार से आप 25 नंबर पूरे कर सकते हो। और एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आपको हल करना है तो ध्यान रखिएगा कि कम से कम एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपको एक ही करना है। तो जो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय हैं इनमें आपको कम से कम एक राइटर की परिभाषा आपको जरूर लिखनी है। इस पॉलिटिकल साइंस का पेपर जब भी हल करेंगे, चाहे आप भूगोल का कीजिए, चाहे आप करिए अर्थशास्त्र का। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के कार्यकाल की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। क्या है? प्रशासन का संचालन होता है, राष्ट्रपति करते हैं। कानूनों को लागू कराना, व्यवस्था बनाए रखना, राष्ट्रपति काम होता है, इनकी शक्ति होती है। नियुक्ति तथा पदच्युति ये भी राष्ट्रपति के आधार पर होती है। सशस्त्र सेनाओं का प्रधान होता है ये। परराष्ट्र संबंधों का भी संचालन करता है और क्षमादान का अधिकार भी होता है, जो कि अपने यहाँ इंडिया में भी राष्ट्रपति को है, किसी की भी सजा वो माफ़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है जेबी विशेषाधिकार, इनकी पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होती है? ये कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है और उस समय राष्ट्रपति के पास कोई विशेष शक्तियाँ नहीं होती थी, तो जो राष्ट्रपति द्वारा उस पर 10 दिन तक विचार किया जा सकता है। और यदि 10 दिनों में कांग्रेस अधिवेशन समाप्त हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के अभाव में विधेयक जो है वो निषिद्ध हो जाता है। इसी को हम जेबी निषेधाधिकार कहते हैं, इसी को हम पॉकेट वीटो कहते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है सीनेट की कार्यप्रणाली, इनकी फिलिबस्टरिंग पर संक्षिप्त टिप्पणी की क्या होती है? फिलिबस्टरिंग इसको देख लेते हैं। सीनेट के भाषण में समय अवधि के प्रतिबंध नहीं रहता है और इस प्रकार जो है आपका सीनेटरों पर अधिकार, इसको देख लीजिएगा, क्योंकि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको देख लेना है और जो इम्पोर्टेंट है आप यूनिट नंबर हम 7 पहुँच गए, इसको देखिएगा। लिखा है प्रतिनिधि सभा की जो शक्तियाँ क्या होती हैं? तो कार्यपालक शक्तियाँ होती हैं, न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, संविधान में संशोधन की शक्ति होती है और निर्वाचन संबंधी शक्तियाँ होती है। किसमें? प्रतिनिधि सभा में ये शक्तियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1982 में चीन के संविधान की विशेषताएं बताइए। तो सन 1982 के प्रमुख चीन के संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो विशेषताएं यहाँ पे आप बता रहे हैं। इनका भी क्या है? संक्षिप्त संविधान है, संक्षिप्त है, लिखितवाद निर्मित संविधान है, लचीला संविधान, लोकतांत्रिक केंद्रवाद है और जनवादी लोकतंत्र की तानाशाही है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, एकात्म शासन प्रणाली है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों को भी चर्चा की गई है। शक्तिहीन न्यायपालिका है और केंद्रीय सैनिक आयोग भी है। तो ऐसे ही चीन के सामरिक दल की विशेषता क्या है? तो ये सामरिक दल की विशेषताएं दी हुई है, इनको अगर लागू में आ जाएगा तो आप इनको ऐसे ही लिख सकते हैं। लेकिन इंडिया के जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें सभी के पढ़ना था संविधान, तो क्वेश्चन किसी से भी पूछा जा सकता है। चीन की राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की विशेष संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ दिया हुआ है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का नाम दिया गया है किसके लिए? चीन के विधानमंडल को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अनुच्छेद संख्या 57 में राष्ट्रवादी जनवादी कांग्रेस को सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। चीन की एक देश दो प्रणाली की विशेषता क्या है, व्याख्या क्या है, नीति क्या है? तो ये आपको समझाना यहाँ पर दिया हुआ है। 1980 के दशक में चीन और ब्रिटेन के मध्य हांगकांग पर वार्ता के दौरान ये सिद्धांत तय किया गया कि एक देश दो प्रणाली। इन्हीं नीति मौलिक रूप से डेंग सियाओपिंग द्वारा चीनी राष्ट्रपति के रूप में जो है 1970 के दशक में ये अंत में राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के तुरंत बाद ये प्रस्तावित की गई थी कि डेंग की योजना चीन और ताइवान को एकजुट करने के लिए उन्होंने ताइवान की उच्च स्वायत्तता को वायदा किया था। तो इस प्रकार केंद्रीय सैनिक आयोग क्या होता है यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में किसका पढ़ रहे हैं हम? स्विट्जरलैंड के बारे में। तो स्विट्जरलैंड की विशेषताएं क्या है? यहाँ देखिए आपको दिख रही होंगी। क्या है? निर्मित के संविधान है, कठोर संविधान भी है, संघात्मक शासन प्रणाली भी है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, बहुल कार्यपालिका है, संसद व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, समन्वय इनका गठबंधन मतलब एक संबंधित है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है ये, और कैंटनों के लिए पृथक संविधान भी है। तो ये आपके यूनिट नंबर 8 है। स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ दी हुई हैं। तो स्विट्जरलैंड की बहुल कार्यपालिका की विशेषताएं क्या हैं? तो यहाँ पर आपकी दी हुई देखिए जी, जो ये 1 से 9 तक 6 तक दी हुई हैं, जिसकी विशेषताएं अगर लॉन्ग में आता है या शॉर्ट में आता है, लघु में आता है, तो इन्हीं को आप पॉइंट बना के इनकी डिटेल लिख देनी है आपको। स्विस संघीय सरकार पर टिप्पणी लिखिए। स्विस संघीय सरकार क्या होती है? तो स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति का पद नहीं है। वहाँ के कैंटनों में राज्यपाल का पद भी नहीं होता है।
1948 में लागू किए गए संविधान की कार्य प्रणाली संघीय परिषद नामक एक बहुल कार्यपालिका नियुक्त होती है, जिसका नाम अब संघीय सरकार कर दिया गया है। इन स्विट्जरलैंड की जो की जो संघीय सरकार है, उसके लिए आज के टाइम में संघीय सरकार कहा जाता है, और उसका प्राचीन नाम था, तो वो था इसका जो है कैंटनो। विद्यापीठ बनारस और चौड़ी यूनिवर्सिटी हैं, तो वो लोग अधिक से संख्या में जुड़ें, अपने दोस्तों जोड़िएगा। स्विस संघीय सरकार की विशेषताएं देखिए आपको यहाँ दिख रही होंगी, ये आपको पॉइंट बना के लिख देना है। निर्दलीय चैत्र होता है, विशेषज्ञों की परिषद होती है, ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका है प्रारंभिक सभाएं व लैंड जी माइंड क्या होता है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिए, लोक निर्माण व जनमत संग्रह में क्या अंतर होता है, इसे आपको देखना है। और अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसके हम लघु क्वेश्चन, यानी लघोत्री। तो इस